Alright, let's begin part 2 of the chapter Working of Institutions, chapter number 4 of Civics और Democratic Politics. So हमने कहा था कवर कर लिया था, हमने ओवरव्यू देखा था चैप्टर का, फिर गवर्नमेंट ऑर्डर देखा था. देन हमारा टॉपिक आता है डिसीजन मेकर्स. तो देखो हम इस वीडियो में केवल और केवल एक स्पेसिफिक द डिसीजन मेकर्स कंप्लीट करेंगे. केवल ये हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है बट इजी बहुत है. स्टार्टिंग में आपको लगेगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी. सुनो, आप पर मेरी बात सुनो सबसे पहले आप लोग कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ना, इससे पहले मतलब कि गवर्नमेंट जब ऑर्डर दी थी, गवर्नमेंट ने जब ऑर्डर दिया था तो इससे पहले की कहानी हम लोग देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने ऑर्डर जब दिया था तो क्यों दिया था, उसके पहले क्या क्या रीजंस क्या क्या थे, ये सब हम लोग देखेंगे. तो डिसीजन मेकर्स में किस तरह से डिसीजन होते हैं, डिसीजन लेते कौन कौन है. देखो आपको यहाँ पे वर्ड का ध्यान रखना है. द डिसीजन मेकर्स लिखा है, द डिसीजन मेकर नहीं लिखा है. कोई एक डिसीजन नहीं लेता है. अगर कोई लॉ बन रहा है तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं. डिसीजन मेकर्स काफ़ी सारे लोग होते हैं किसी भी लॉ को बनने में, कुछ भी होने में. ठीक है. तो यही चीज़ हम लोग देखेंगे. पहले तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑर्डर जो थी, गवर्नमेंट जो ऑर्डर दे दिया था, जो गवर्नमेंट जो ऑर्डर दिया था उसमें जॉइंट सेक्रेटरी था वो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, ऑर्डर को साइन किया था. लेकिन उनके साइन करने से पहले क्या क्या अपोजमेंट हुआ था ऑर्डर के लिए, क्या क्या हुआ था, वो सारा का सब कुछ हम लोग डिसीजन मेकर्स में पढ़ेंगे. और जब हम ये पढ़ लेंगे तो हम हमारा पूरा का पूरा, देखो हमारा जो है पूरा का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट होगा ना वो सारा क्लियर हो जाएगा कि भाई लॉ कैसे बनता है. कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ईजिली नहीं बनता है. ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं. हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम. यही चीज़ है कि अगर इस मेमोरेंडम को, मतलब कि इस गवर्नमेंट ऑर्डर को कौन इशू करता है. क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइन दैट डॉक्यूमेंट. तो ये हम आसानी से कह सकते हैं कि भाई इतना बड़ा डिसीजन कि भाई 27% डिसीजन तो आपको याद ही होगा, फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो. तो क्या चीज़ कि मतलब 27% डिसीजन क्या था कि भाई 27% जो है गवर्नमेंट जॉब्स किसको दे दी जाएंगी, SC BC को दे दी जाएंगी. तो ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं था, है ना. तो अब क्या ये छोटा मोटा डिसीजन था नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिसीजन था. तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इंसान तो लेगा नहीं जिसने साइन किया था ऑर्डर. साइन किसने किया था, जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किया था कि नहीं ऑर्डर. हमने ऊपर पढ़ा है, ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा है जो कि पार्ट 1 में है. ठीक है, तो हमने ये देखा ना कि भाई जॉइंट सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया था साइन. इसका क्या मतलब है कि जॉइंट सेक्रेटरी ने ही सोचा कि भाई लाओ 27% सीट किसको दे देते हैं, SC BC को दे देते हैं. अब उनका क्या मूड बना था, ऐसा कुछ नहीं है. इसका बहुत लंबा प्रोसेस था, उसके वजह से ये हुआ था. ठीक है. तो द ऑफिसर वॉज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ऑफ विच डिपार्टमेंट वॉज अ पार्ट. तो क्या कहा जा रहा है कि जो ऑफिसर था, मतलब कि जो जॉइंट सेक्रेटरी था, वो इम्प्लीमेंट किया था बस उन इंस्ट्रक्शंस को जो कि मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन से जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए थे बस उसे लागू किया था. ठीक है, वो जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था वो जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था. तो जो ऑफिसर था उसने केवल और केवल इंस्ट्रक्शंस को, जो उसे इंस्ट्रक्शन मिले थे बस उसको इम्प्लीमेंट किया था. इंस्ट्रक्शंस किसने दिए थे, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे. डिपार्टमेंट क्या था, डिपार्टमेंट एक पार्ट था. ओके, तो वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव बीन इन्वॉल्व्ड अदर मेजर फंक्शनरीज इन आवर कंट्री. तो हम ये कह सकते हैं कि देखो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो मेजर डिसीजन होते हैं ये इसमें काफ़ी सारी फंक्शनरीज होती हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं. अगर एक लॉ बन रहा है या फिर कोई भी एक मेजर डिसीजन लिया जा रहा है तो उसके लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है बंदा, हर एक कितने ज़्यादा लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं. काफ़ी सारी फंक्शनरीज होती हैं हमारी कंट्री में. फिर यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट सम ऑफ देम. आपने पहले की क्लासेस में ये सब पढ़ा होगा थोड़ा बहुत. ठीक है, तो लेट अस गो ओवर सम ऑफ द मेन पॉइंट दैट यू कवर्ड देन. तो वही चीज़ हम लोग कवर करेंगे जो हमने पहले पढ़ा है, थोड़ा सा समझा है, जो हम जानते हैं अपनी अर्लियर क्लासेस में. तो वही चीज़ हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं. क्या कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से है. ठीक है, तो पूरी कंट्री के एक प्रेसिडेंट क्या होता है, पूरी कंट्री का क्या होता है,
हेड होता है और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होता है हमारी कंट्री का। मतलब अगर हम लोग फॉर्मली देखें तो प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का हेड है। फॉर्मली क्यों? क्योंकि देखो ऐसे ही हम लोग बातचीत में या फिर पेपर सॉरी जीके की बुक में यही सब लिखा रहता है कि भाई हेड कौन है कंट्री का? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते। लेकिन अगर हम लोग देखें तो प्रेसिडेंट तो हेड है, लेकिन सारे काम करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर करता है। आपको इतना पता होगा कि सारे काम हमारी कंट्री की बात कर रही हूँ मैं, तो हमारी कंट्री में कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, फॉर्मल हेड प्रेसिडेंट ही है, ठीक है। So the Prime Minister is the head of the government and actually exercises all governmental powers. He takes most of the decisions in the cabinet meetings. तो क्या अब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? गवर्नमेंट के हेड होते हैं। गवर्नमेंट उन्हीं के अंडर आती है, ठीक है। गवर्नमेंट के सारे वर्क्स कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? हेड होते हैं गवर्नमेंट के, और वो सारे की सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं गवर्नमेंटल पावर्स की, वो सारी उनके ही जिम्मे में होती है। मतलब सारे काम गवर्नमेंट से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। और वो कैबिनेट मीटिंग्स के मतलब कि कैबिनेट मीटिंग्स जो होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा काफ़ी सारे जो डिसीजंस होते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में वो कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। फिर पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द टू ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तो अब क्या कहा जा रहा है? जो पार्लियामेंट होता है ना, वो टू टाइप्स का, मतलब टू हाउसेस का होता है, ठीक है। दो हाउसेस का होता है, फर्स्ट लोकसभा एंड सेकंड राज्यसभा। इतना आपको पता होगा, आपने पहले ये पढ़ा है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे लोकसभा के मेंबर्स का सपोर्ट होना काफ़ी ज़रूरी होता है। प्राइम मिनिस्टर को अगर उसे सत्ता में आना है, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनना है, अगर किसी इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनना है ना, तो उसे लोकसभा के मेंबर्स का सपोर्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। नाउ so were all these people involved in this decision regarding the office memorandum? Let us find out. तो अब पूछा जा रहा है कि क्या ये सारे जो लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री पार्टीज़ का और पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स होते हैं, क्या ये सब लोकसभा, राज्यसभा, क्या ये सब इन्वॉल्व होते हैं ऑफिस मेमोरेंडम? मतलब एक गवर्नमेंट जो ऑर्डर दिया है तो सब में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्री पार्टीज, तो ये सारी की सारी क्या इन्वॉल्व होती हैं एक लॉ को बनाने के लिए? तो यस, अभी आप ये यस अपने आप ही जान जाओगे कि क्यों ये सबके सब ये यस क्यों है। मतलब कि सबके सब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सबके सब क्यों इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी हम जान लेंगे। तो दिस ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। काफ़ी सारे लॉन्ग चेन हो जाता है। अगर आपको एक लॉ बनाना है, एक डिसीजन लेना है, तो उसके लिए काफ़ी सारे लॉन्ग चेन में होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये सब देखो चेन बन जाता है। ये अब चेन कैसे बनता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कैसे एक लॉ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये सब जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे ना, ये टॉपिक पूरा डिसीजन मेकर्स, तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि क्यों ये सब चेन में होते हैं, क्यों कोई एक ही क्यों नहीं डिसीजन ले सकता है। तो ये भी हमें पता चल ही जाएगा जल्द ही। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। अब देखो, अब ये जो लॉ था ना, मतलब ये वाला जो था कि 27% सीट जो है वो रिजर्व हो जाएंगी SC BC के लिए, तो ये देखो ये कब हुआ था? ये 1990 में हुआ था ना, ये आपको याद होगा, पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया था। तो 1990 को ये गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया था ना, ये ऑर्डर इशू किया था, है ना। तो अब यहाँ पे 1979 से ये चेंज स्टार्ट होगी और 1990 पे ख़त्म होगी। मतलब 1979 से ही ये 27% सीट्स जो है वो SC BC के लिए रिजर्व्ड हो जाए। तो ये आइडिया जानते हो, ये 1979 में ही आ जाएगा। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका लागू होना, ये वाले कि 27% सीट जो SC BC को रिजर्व हो जाएंगी, तो ये 1990 को लागू हुआ था, ये हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि 1979 और 1990 के बीच में ऐसा क्या क्या हुआ कि भाई इतनी जल्दी 1979 में अगर बना है लॉ, तो उसी समय अगर उस समय कोई आइडिया आया कि 27% सीट जो SC BC के लिए रिजर्व हो जानी चाहिए, तो उसी ईयर में हो सकता था ये। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोगों की सहमति चाहिए होती है, तभी
एक लॉ बनता है तो तब तो कितने साल लग गए, सोचो 11 साल लग गए पूरे के पूरे एक लॉ को बनने में, सबकी हाजिरी लेने में, सबका ओपिनियन समझने में। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं कि जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि व्हाट इज़ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है, गूगल होमवर्क आपका, जस्ट फॉर आपके माइंडसेट के लिए। ठीक है, तो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 में ये सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था इसको। तो इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल। और ये जो सेकेंड क्लास कमीशन थी ना, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी इसे 1979 में। और बीपी मंडल जो थे वो उनके हेड थे, इस कमीशन के हेड थे, तो इसीलिए इसे मंडल कमीशन कहने लग गए, सब लोग इन्हें क्या कहने लग गए, मंडल कमीशन। सेकंड बैकवर्ड क्लास थी, फिर 1979 को अपॉइंट हुई थी, तो इसको कौन हेड कर रहा था, बीपी मंडल में हेड कर रहे थे। तो अब इम्पैक्ट सी बात है कि अगर वो कर रहे हैं तो इनफैक्टली उनके नाम से ही मंडल कमीशन, उनके सरनेम से ही मंडल कमीशन इसका नाम रख दिया गया था। तो इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द एडवांसमेंट। तो अब इस मंडल कमीशन को क्यों अपॉइंट किया गया था, इस मंडल कमीशन को इसलिए अपॉइंट किया गया था, ये करने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये देखने के लिए, ये जांचने के लिए कि जो सोशली, जो सामाजिक रूप से जो पढ़ लिख नहीं पा रहे एजुकेशनली, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो सामाजिक रूप से और जो पढ़ लिख नहीं पा रहे, वैसे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारी इंडिया में, उनके लिए कुछ स्टेप्स वो रिकमेंड करे, उनके लिए कुछ सुझाव जो हैं वो मंडल कमीशन रिकमेंड करे उनके एडवांसमेंट के लिए, ताकि वो थोड़े ऊपर आ सके। जो वो लोअर कास्ट में आते हैं तो वो थोड़े अपर कास्ट में आ सके, तो इसलिए ये मंडल कमीशन अपॉइंट किया गया था। आप इसको कह सकते हो कि SCBC को, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे उनको ऊपर लाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या हुआ था, ये बनाया गया, मतलब ये स्टेप लिया गया था, ताकि मतलब मंडल कमीशन बनाया गया था। मंडल कमीशन क्यों बनाया गया था, SCBC को ऊपर लाने के लिए। तो मंडल कमीशन को कहा गया था कि भाई आप देखो कि कौन लोग हैं जो कि SCBC वाले ग्रुप में आते हैं, तो उन्हें आप देखो, जांचो, फिर उनके लिए कुछ स्टेप्स करो, आप उनके लिए कुछ हमें रिकमेंड करो ताकि हम उनके लिए कुछ कर सके। ठीक है, तो ये था कमीशन, इसलिए बना था। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मेनी रिकमेंडेशंस। तो 1979 को इसका अपॉइंटमेंट हुआ था, और 1980 को एक साल बाद उसने अपना रिकमेंड किया, कुछ सुझाव दिया आइडेंटिफाई करके लोगों को कि कौन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। तो उनको पहले आइडेंटिफाई किया कि भैया है कौन, पहले ये तो जान लें। तो उन्होंने पहले उनको आइडेंटिफाई किया, फिर उनके लिए रिकमेंडेशंस बताई। तो अब देखते हैं उन्होंने क्या रिकमेंडेशन बताई होगी। ठीक है, तो काफ़ी सारी रिकमेंडेशन उन्होंने कब बताई थी, 1980 को। उन्होंने 1980 को रिपोर्ट दी थी रिकमेंडेशन की। वन ऑफ दीज वॉज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब भी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो उनमें से एक रिकमेंडेशन, ढेर सारी रिकमेंडेशन दी होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो उनमें से हम एक रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं, तो उनमें से एक रिकमेंडेशन में ये था, एक सुझाव में ये था SCBC के लिए कि जो 27% जॉब्स है, गवर्नमेंट की जो जॉब्स है, वो रिजर्व कर दी जाएंगी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। मतलब SCBC के लिए एक ये सुझाव था कि 27% सीट जो है वो रिजर्व कर दी जाएगी उनके लिए। ठीक है, तो ये था उनका एक रिकमेंडेशन। ठीक है, तो रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट। अब इस रिपोर्ट को, इस रिकमेंडेशन को, इस सुझाव को पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। ठीक है, तो फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंट्रियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन। तो काफ़ी सालों तक अब पार्लियामेंट को ये बताया गया कि पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया गया, इस रिकमेंडेशन को, इस रिपोर्ट को। तो काफ़ी सालों तक क्या हुआ, काफ़ी सारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे, मतलब कि जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे और जो पार्टीज़ थी, उन्होंने वो डिमांड कर रहे थे कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन करो। इस कमीशन ने, जो मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करो, इसको लागू करो। काफ़ी सारे पार्लियामेंट्रियंस, मतलब कि जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थी, उन्होंने ये सारे मतलब कि काफ़ी सालों तक उन्होंने ये बोला कि भाई जल्दी करो, हमें ये चाहिए, हमें ये अच्छा लग रहा है, मतलब कि ये जो लॉ बनेगा ना, ये बहुत ही अच्छा बनेगा, ये जो डिसीजन है ये काफ़ी अच्छा है उनके लिए जो कि बैकवर्ड क्लासेस है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब देन केम द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989। अब 1989 आ गया।
अब सोचो 1979 को इम्प्लीमेंटेशन हुआ, 1980 को क्या हुआ, 1980 को उसने अपनी रिपोर्ट दी, रिकमेंडेशन किया, फिर अब 1989 आ गया, 1989 आ गया, तब तक कोई भी उसके लिए लागू नहीं हुआ, मतलब वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो रिकमेंडेशन ही था। ठीक है, 27% जो सीट्स जो है वो रिजर्व करी जाएंगी, तो ये एक अभी तक इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ये अभी तक क्या था, एक रिकमेंडेशन ही था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, लोकसभा के इलेक्शंस आ गए, 1989 को लोकसभा के इलेक्शंस आ गए। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल प्रॉमिस दैट इफ वोटेड टू पार इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। तो अब क्या हुआ कि 1989 को लोकसभा इलेक्शन आ गए, और जो जनता दल पार्टी थी एक, उसने ये प्रॉमिस किया अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो मतलब कि वो जो वो नहीं होता कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम ये कर देंगे, ये हो जाएगा, पार्टीज जो कहती हैं इसी को इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं, कि भाई अगर हम जीत जाते हैं तो हम ये कर देंगे, लोगों के लिए, भले के लिए, ये सब कहते हैं, ताकि उन्हें लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो और उन्हें वोट दे, इस चीज़ के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो हुआ, तो जनता दल ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा, ये प्रॉमिस किया कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो क्या कर देंगे, मंडल कमीशन को लागू कर देंगे, क्योंकि अभी तक ये क्या था, केवल एक रिकमेंडेशन थी। ठीक है, तो जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। तो इस इलेक्शन के बाद जनता दल को ज़्यादा वोट मिला, तो जनता दल ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो इट्स लीडर वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट। तो क्या हुआ, अब जनता दल ने अपनी पार्टी बनाई। ठीक है, जनता दल ने अपनी पार्टी बनाई, उसके लीडर थे वीपी सिंह, उनका नाम था वीपी सिंह। जनता दल के लीडर कौन थे, वीपी सिंह, और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। काफ़ी उन्होंने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स भी किए, क्योंकि देखो उनका प्रॉमिस यही था ना कि भाई वो क्या करेंगे, वो जो भी मंडल कमीशन ने जो रिकमेंड किया था 27% सीट्स जो है वो SCBC के लिए रिजर्व हो जाएंगी, तो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे, प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। अब प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा कि क्या कैसे हुआ, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जॉइंट सेक्रेटरी के पास कहाँ तक कैसे पहुँचा, और जॉइंट सेक्रेटरी ने उसे साइन कैसे किया उस ऑर्डर को। ठीक है, तो वो वहाँ तक अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि अब लागू तो होना ही था, इम्प्लीमेंट होना ही था, वो जो ऑर्डर था, वो जो रिकमेंडेशन था, वो इम्प्लीमेंट होना ही था। क्यों, क्योंकि एक पार्टी ने, एक गवर्नमेंट ने, क्योंकि जिसकी पार्टी बनी उसने क्या बनाया है, अपना गवर्नमेंट बनाया है। और जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ही तो करती है ना, अभी तक आप इतना ही जानोगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी लॉ होता है, लॉ कौन डिसाइड करता है, लॉ तभी बनता है जब गवर्नमेंट उसे लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है। तो गवर्नमेंट तो भाई देखो कौन बन गया था, जनता दल बन गई थी, जनता दल पार्टी बन गई थी। तो अब जब जनता दल पार्टी गवर्नमेंट बन चुकी थी, तो अब जो वो कहेगी वही होगा, है ना। अब गवर्नमेंट का मन ठान लिया है कि भाई वो इम्प्लीमेंट करेगी इस चीज़ को, तो वो चीज़ क्या होगी, इम्प्लीमेंट होके रहेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट था उस समय, उसने पार्लियामेंट को बताया कि, अनाउंस किया पार्लियामेंट में कि जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट मतलब वही वीपी सिंह गवर्नमेंट, जनता दल, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो गवर्नमेंट है उसने क्या सोचा है कि भाई वो इम्प्लीमेंटेशन करेगी, मतलब वो जो था कि भाई 27% जो है सीट्स हैं वो कर देंगे, SCBC के लिए रिजर्व्ड कर देंगे। तो ये जो चीज़ थी ना, ये इम्प्लीमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट। किसने बोला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला, पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि भाई जो गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को। ठीक है, अब 6 अगस्त को क्या हुआ, ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस। तो हम 6 अगस्त 1990 को, अब देखो फाइनली 1990 आया, जब क्या हुआ था, मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो क्या बन गई थी, वो एक लॉ बन गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास की थी, इसलिए लॉ बनी थी। ठीक है, तो 6 अगस्त 1990 को क्या हुआ, जो यूनियन कैबिनेट थी उसने एक डिसीज़न लिया कि वो क्या करेगी, जो रिकमेंडेशन है उसे इम्प्लीमेंट कर देगी, उसे लागू कर देगी। किसने डिसीजन लिया, मतलब यूनियन कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि भाई वो अब इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो दूसरे दिन क्या हुआ, अगले दिन, जिस दिन मतलब कि पहले क्या हुआ था, पहले यूनियन कैबिनेट ने बताया कि भाई
हमें ये इम्प्लीमेंटेशन से कोई वो नहीं है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि भाई हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगले दिन क्या हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे, उन्होंने पार्लियामेंट को बताया इस डिसीजन के बारे में, दोनों हाउसेस के, मतलब कि दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, दोनों हाउसेस को बताया कि भाई हमें 27% सीट्स SC BC को रिजर्व करनी है। ठीक है, अब द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब ये जो डिसीजन था ना कैबिनेट का, यूनियन कैबिनेट, अभी हमने ऊपर इसके पहले वाले पॉइंट में पढ़ा ना कि भाई यूनियन कैबिनेट ने बताया था, यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया था, मतलब इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया था। तो जो कैबिनेट थी उसका जो डिसीजन था उसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के पास लेके गए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के जो डिपार्टमेंट था वहाँ तक इसको लेके गए, जो डिसीजन था कैबिनेट का वहाँ तक इसको लेके गए, इस डिसीजन को लेके गए, ताकि उन्हें भी पता चल सके ना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को। ठीक है, तो द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर in line with the cabinet decision and took the minister's approval। अब क्या हुआ, अब डिपार्टमेंट में लेके गए, अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ऑर्डर को लाइन टू लाइन जैसे लिखा ना, अभी हमने ऊपर पेज भी देखा था, है ना, ऊपर जो पेज देखा था, तो उसको किसने लिखा था, मतलब उसे किसने ड्राफ्ट किया था, डिपार्टमेंट ने किया था। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग थी उसने क्या किया, उस ऑर्डर को ड्राफ्ट कर दिया, लाइन टू लाइन लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, कैबिनेट के डिसीजन के साथ, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन था तो उसके साथ साथ उन्होंने उसको ड्राफ्ट भी कर लिया और मिनिस्टर्स का अप्रूवल ले लिया, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं और विभाग की सारी जो मिनिस्ट्री होती है उनसे कह दिया कि भाई हम ये करने वाले हैं, साइन कर दो। बस अब क्या हुआ, एन ऑफिसर साइन दी ऑर्डर, एक ऑफिसर ने साइन कर दी ऑर्डर को ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में। तभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर साइन किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन गवर्नमेंट दोनों एक ही है, हमने ओवरव्यू में पढ़ा था, है ना। तो जो यूनियन गवर्नमेंट थी उसके, तो उसने जो बोला था कि भाई हमें ये डिसीजन सही है, हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट ने इसको ड्राफ्ट कर दिया, लाइन टू लाइन समझ लो लिख दिया, और फिर कैबिनेट डिसीजन के थ्रू उन्होंने लिखा था और मिनिस्टर से अप्रूवल ले लिया। और जो वहाँ का ऑफिसर था उनमें से एक ऑफिसर ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में उस ऑर्डर को साइन कर दिया। ना दिस वॉज हाउ OM नंबर दिस वॉज बॉर्न ऑन 13 अगस्त 1999। तो तभी आया ये ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, ये नंबर, तभी ये नंबर आया, तभी इस नंबर का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मतलब तब ये लॉ बना। तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। अब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक जब ये हो गया था, 13 अगस्त 1990 को जब इम्प्लीमेंट हो गया था, तो उसके कुछ महीनों बाद तक क्या हुआ कि जो काफ़ी सारी डिबेट्स हुई इसके लिए कि भाई ये अच्छा नहीं है, काफ़ी सारे इशूज़ हुए। कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि भाई हाँ हमें ये इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, कुछ लोग चाहते थे जो ये नहीं चाहते थे कि नहीं भाई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, वैसे आपको क्यों लगता है कि क्यों कोई इंसान क्यों मना करेगा इस लॉ को बनाने के लिए? कोई इंसान इसलिए मना करेगा क्योंकि देखो, एक होता है, एक लोग ऐसे होते हैं जो कि देखो, अब देखो जैसे SC BC जो होंगे, जो सोशल और एजुकेशन जो बैकवर्ड क्लासेस होंगे, उनके लिए तो ये अच्छा होगा ना कि भाई उन्हें तो अच्छा खासा फ्री में जॉब मिलेगी, तो उनके लिए तो अच्छा है, उनके लिए मतलब कि बंटवारा टाइप हो गया, तो उनके लिए तो ये अच्छी बात हो गई। अब जो वैसे लोग हैं जो जनरल में आते हैं, अब उनके लिए मुसीबत खड़ी होगी कि नहीं होगी? होगी। अब 100% जॉब है समझ लो, तो 100% में से SC को भी कुछ भाग दिया गया होगा, ST को भी कुछ भाग दिया गया होगा। अब OBC मतलब वही SC BC, तो उनको भी अब भाग दिया जाएगा। तो सबके भाग में कम से कम 50%, तो 27% इसको अगर दे दिया है, तो इसको भी कुछ 14, इसको भी कुछ 17, तो इतना तो दे ही देगा। और इतना अगर दे देगा तो यही बैकवर्ड क्लासेस का मिला के कितना हो जाएगा, 50%। समझ लो 50% लोग जो हैं, मतलब जो 50% गवर्नमेंट जॉब्स है वो किसको मिल गई? उन लोगों को मिल गई जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, और केवल 50% केवल एक जनरल के लिए बची। तो ये तो काफ़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसी वजह से जो ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि अपोज कर रहे थे जैसे कि जनरल, और ऐसे लोग थे जो उसका साथ दे रहे थे जैसे कि SC BC। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हो गई थी। नाउ न्यूज़पेपर्स एंड magazines were full of different views and opinions on this issue। तो अब ये जो इशू था ना,
अब इसमें क्या था कि भाई न्यूज़पेपर जो था ना, न्यूज़पेपर, क्योंकि देखो हर जगह डिबेट चल रही थी, डिबेट चल ही रही थी, क्योंकि कोई मान रहा है, कोई कह रहा है कि हाँ ये बात सही है, ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, कोई कह रहा है ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है। तो इसी वजह से इस डिबेट के दौरान जो न्यूज़पेपर्स थे, जो मैगजीन्स थे, उसमें काफ़ी सारे व्यूज़ आते थे, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ आते थे, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आते थे, हर तरह के लोगों को देखते थे कि कुछ लोग चाहे ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग वैसा कह रहे हैं, बहुत सारे ओपिनियंस आते थे, ठीक है, इस इशू के ऊपर। तो इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट। तो इससे हमें क्या पता चलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, हर जगह प्रोटेस्ट फैल गया था, ठीक है, हर जगह क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। तो सम ऑफ विच वर वॉलेंट, और कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा वॉलेंट हो जा रहे थे, कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेंट हो जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हिंसा वाला काम ज़्यादा कर रहे थे, तो कुछ लोग ज़्यादा वॉलेंट हो चुके थे। तो पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन एड अफेक्टेड दोज थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे इस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, ठीक है, जब ये इम्प्लीमेंट हुआ ना तो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो डिसीजन था ना थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ये अफेक्ट कर रहा था, थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ये अफेक्ट कर रहा था। क्योंकि अब देखो 100% वही चीज़ है कि अगर 100% जॉब है टोटल, तो उसमें से अगर आप 50% SC ST SC BC OBC सबको इनको दे दोगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, जनरल के पास क्या बचेगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा था ना। some felt that existence of inequalities among people of different castes in India necessitated job reservations। तो अब कुछ लोग क्या सोच रहे थे कि भाई ये जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है ना, ये थोड़ा सा दूर होगी लोगों के अगर ये रिजर्वेशन हो जाते हैं। अभी तक हमने देखा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो काफ़ी चल रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सब अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, ये बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें थी। तो जो इनइक्वालिटी, अब लोग कह रहे थे कि भाई जो इनइक्वालिटी थी ना लोगों के ऊपर कि भाई हम तो SC हैं, हम तो ST हैं, तो ये जो इनइक्वालिटी थी, ये जो पीपल के अंदर जो डिफरेंट कास्ट की जो इनइक्वालिटी थी हमारे इंडिया में, वो इस जॉब रिजर्वेशन के जब ये जॉब रिजर्वेशन हुआ तो इससे थोड़ा ऊपर आ सकते थे लोग। क्योंकि अब देखो जॉब रिजर्वेशन हुआ, 27% जॉब जो है वो लोगों को मिलेगी। अब लोगों को SC BC जो मिलेगी, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जॉब पा के वो क्या होंगे, थोड़े से ऊपर आ पाएंगे, है ना, तो वो थोड़े से ऊपर हो पाएंगे, इक्वालिटी लोगों के अंदर आ जाएगी। जब ये जॉब रिजर्वेशन सबको मिलेंगे, सब लोग काम करेंगे तो सब लोग थोड़े से ज़्यादा अमीर हो पाएंगे और जनरल के हिसाब तक आ पाएंगे। तो they felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment। तो वो क्या सोचते थे, वैसे लोग क्या सोचते थे कि भाई ये अच्छा नहीं है, फेयर अपॉर्चुनिटी, ये जो फेयर अपॉर्चुनिटी है ना लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी दूर है गवर्नमेंट की किसी भी रिप्रेजेंटेशन के। अब देखो गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है, अब गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो वो लोगों के लिए करेगी, उन कास्ट के लिए करेगी। जैसे कि SC हो गया, SC एक जानी मानी बैकवर्ड कास्ट है, तो इसके लिए करेगी, ST के लिए करेगी, इनके लिए कुछ करेगी। लेकिन जो SC BC है, जो सोशल और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए क्या होगा, तो उन्हीं के लिए, उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को देखो, अब गवर्नमेंट के अपॉर्चुनिटी से गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट देती है तो वो SC ST को दे देती है। फिर बाकी जो OBCs हैं उनकी जो अपॉर्चुनिटी होती है ना कि भाई उन्हें तो मिलता ही नहीं है, गवर्नमेंट उन्हें देती ही नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हैं गवर्नमेंट की किसी भी अपॉर्चुनिटी से। तो इसी वजह से तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी। तो ये जो हमारा जो लॉ बना, ये जो डिसीजन था ना कि भाई 27% सीट्स उनको दे दी जाएगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था, एक काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी उन लोगों के लिए जिनको कभी भी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं थी, ठीक है। तो अदर्स फेल्ट दैट दिस वॉज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़। तो अब ये क्या कहा जा रहा है कि अब एक चीज़ और थी, एक तरह के लोग तो ये थे कि भाई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी बात है। एक तरह के लोग कैसे थे, उन्हें लग रहा था कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा है उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से ऊपर हैं, मतलब कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ नहीं कहलाएंगे, तो उनके लिए बहुत बुरा हो रहा है। उनके मन में इक्वालिटी नहीं आ रही है कि भाई सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, तो ये हो जाता है।
इक्वालिटी वाली क्षमता जो है वो हट जाती है, इक्वालिटी वाली अपॉर्चुनिटी जो होती है वो नहीं रह पाएगी। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, मतलब कि आप रिजर्वेशन दे रहे हो, गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन दे रही है, केवल और केवल उनको दे रही है जो बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट जो ऊपर है उनके लिए तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अब भाई वो पहले से कमा रहे हैं, जब वो उनके पास पहले से पैसा है तो उनके लिए क्यों करेगी? तो एक तरह की ये क्या बन जाती है कि इन इक्वालिटी कन्वर्ट हो जाती है। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। अब तो जो बैकवर्ड क्लासेस जो ऊपर कहलाते होंगे, जो जनरल होंगे, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए अपॉर्चुनिटी, जो जॉब्स हैं वो कम हो जाएंगी, उनके लिए जॉब्स लेना ही मुश्किल हो जाएगा। जबकि वो क्वालिफाइड होंगे तब भी, मतलब जब कोई भी इंसान अगर एजुकेटेड होगा तब भी वो जॉब नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट की जॉब्स किसके मिली है? वो ज़्यादातर गवर्नमेंट की जॉब्स बैकवर्ड कम्युनिटी को मिली है। तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक चीज़ ये थी। तो सम फेल्ट दैट दिस वुड परपेचुएट कास्ट फीलिंग्स अमंग पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे, कि भाई ये कास्ट कम्युनिटी को ना, मतलब कि कास्ट वाली फीलिंग को, कि भाई ये नीचा है, ये ऊपर है, ये लोअर कास्ट के खिलाते हैं, ये अपर कास्ट के खिलाते हैं। तो ये जो फीलिंग्स है ना पीपल के अंदर, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और नेशनल यूनिटी, जो हमारी नेशनल यूनिटी है, वो भी उसकी भी कम हो जाएगी, मतलब वो भी हैम्पर हो जाएगी। मतलब नेशनल यूनिटी को, जो हमें बताया जाता है कि हमें यूनिटी में रहना चाहिए, सब लोग एक हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर ये होता है। तो कहने का क्या मतलब? अब देखो एस सी बी सी को ये दे दिया गया, अब एस सी बी सी अपने आप को थोड़ा निचला समझेंगे, फिर बाकी में भी बाकी को अलग समझने लग जाएगा, भाई जनरल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, फिर एस टी सबको अलग अलग समझा जाएगा, तो कोई एक साथ नहीं रहेगा। हमें क्या कहा जाता है कि सब लोग साथ में रहो, एस सी भी, एस टी भी, एस सी बी सी भी और जनरल भी, सबके सब साथ में हो। तो ये चीज़ इक्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी, और कास्ट फीलिंग जो है वो और थोड़ी बढ़ जाएगी नेशनल यूनिटी को, जो कि डिनाई करेगी। नाउ इन दिस चैप्टर वी ये इन दिस चैप्टर वी वोंट डिस्कस वेदर द डिस्कशन वाज गुड और नॉट। तो अब हम ये नहीं पढ़ेंगे, अभी इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया था ये सही था कि नहीं, मतलब 27% सीट जो रिजर्व कर दी गई थी एस सी बी सी के लिए, तो ये डिसीजन लिया गया था वो सही था कि नहीं, वो हम इसमें डिसाइड नहीं करेंगे। ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। हमें क्या पढ़नी है? वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। हमने जो इतनी सारी पढ़ी ना, कि कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ी, कि कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, इनइक्वालिटी कह रहे हैं, कुछ लोगों के, मतलब सबके अपने अपने ओपिनियंस जो पढ़े, ये केवल हमने इसलिए पढ़ा है ताकि हम ये समझ सके, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझ सके कि जो मेजर डिसीजंस हैं वो कैसे लिए जाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है हमारी कंट्री में। तो काफ़ी मुश्किल सा वो होता है ना। हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट? अब ये जो सारा जो विग्रह चल रहा था लोगों के अंदर, सब लोग अलग अलग हो गए थे, विवाद चल रहा था लोगों के अंदर, तो ये इसको रिजॉल्व किसने किया था? इसको सही किसने किया था? तो आप जानते हो, यू नो दैट सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल्स डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द गवर्नमेंटल डिसीजन। अब जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसमें अगर कोई भी विवाद खड़ा होता है, गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है उसमें कोई भी विवाद खड़ा होता है इंडिया, हमारे इंडिया में, तो उसे कौन सुधारता है? उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुधारती है, उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मैनेज करती है ना। जो भी गवर्नमेंट डिसीजंस में कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन ली, उसमें कोई भी डिस्प्यूट हुए, जैसे कि इस डिसीजन में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, आप देख रहे हो, कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, काफ़ी सारी सबके मन में अलग अलग वो था उस टाइम। तो इसको इस डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब some persons and associations opposed to this order filed a number of cases in the courts। अब कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ग्रुप्स ऐसी थी जो कि इस ऑर्डर के अपोजमेंट पे थी, अपोज कर रही थी, मतलब इससे सहमत नहीं थी, और उन्होंने काफ़ी सारे केसेस भी कोर्ट्स में दर्ज किए थे। जो लोग इसको अपोज करते थे, जो लोग इस रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट होना पसंद नहीं करते थे, तो उन लोगों ने क्या किया था? कोर्ट में केसेस भी फाइल किए थे काफ़ी सारे। दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो वो क्या करते थे? जो लोग नहीं चाहते थे कि इम्प्लीमेंटेशन हो, तो वो लोग क्या करते थे? कोर्ट्स में जाते थे, कोर्ट्स में कोर्ट से अपील करते थे कि भाई ये इनवैलिड है, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये सब चीज़ें कह के और इस इम्प्लीमेंटेशन को रोका जाए, मतलब ये जो लागू हो रहा है ये रिजर्वेशन, इसको रोका जाए। तो ये सारी चीज़ें कौन करता था? जो लोग इसको पसंद नहीं करते थे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच्ड ऑल दीज केसेस टुगेदर। अब जितनी भी केसेस थे ना, सबको सुप्रीम कोर्ट ने सब साथ मिला दिया, मतलब कि भाई लो,
ये वो लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि भाई ये रिजर्व मतलब ये इम्प्लीमेंट हो, ये लॉ इम्प्लीमेंट हो, मतलब कि ये डिसीजन इम्प्लीमेंट हो, ये वैसे लोग हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि भाई ये इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, तो दो चीज़ में सबको अलग अलग बांट दिया, दो सारी केसेस को उन्होंने साथ में रखा। दिस केस वॉज नोन एज दी इंदिरा स्वानी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस। अब यूनियन ऑफ इंडिया मतलब कि जो गवर्नमेंट थी, तो अब गवर्नमेंट एक तरफ हो गई और एक तरफ कौन हो गया, एक तरफ वो हो गई जो कि नहीं चाहते कि ये क्या हो, जो नहीं चाहते, ये कौन, जो नहीं चाहते कि भाई ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। यहाँ पे क्या हो गई, गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, और इनके बीच में वही कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो क्या नाम रखा गया, इंदिरा स्वानी, और एक का यूनियन ऑफ इंडिया मतलब कि गवर्नमेंट वाला, और ये वैसे लोग जो कि नहीं चाहते कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। तो अब 11 जजेस, 11 जो सबसे टॉप वाले जजेस थे ना सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये सारे आर्ग्यूमेंट्स सुने। किस किस आर्ग्यूमेंट सुने, मतलब जो इधर की ग्रुप थी, एक थी इंदिरा वाली स्वानी और एक थी जो गवर्नमेंट वाली, और एक तो वैसे लोग जो कि नहीं चाहते कि इम्प्लीमेंटेशन हो, एक वो लोग और एक वो लोग। तो इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट को सुना, दोनों की बातों को सुनी। किसने सुना, 11 जजेस ने सुना जो कि काफ़ी टॉप के थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने दोनों के साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स को सुना। बाय मेजॉरिटी द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। तो अब मेजॉरिटी किसको मिली, अब दोनों में मेजॉरिटी किसको मिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मतलब ये जो यूनियन वाला था ना, क्या था, यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो उसको मेजॉरिटी मिली कि भाई इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो अब उसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो इसलिए उसको मेजॉरिटी मिल गई। अब जब उसको मेजॉरिटी मिली तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे 1992 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो ऑर्डर है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। तो 1992 में क्या कहा गया कि भाई ये जो ऑर्डर दिया गया है ये इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड है। ठीक है ना, एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। तो अब क्या हुआ, जब ये हुआ ना कि भाई सब हो गया है, वैलिड कर दिया है, 1992 को वैलिड घोषित कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ, उसी समय पे जो सुप्रीम कोर्ट था, उसी समय पे जब वैलिड माना गया था, तो उसी समय जो सुप्रीम कोर्ट था ना, उसने गवर्नमेंट से कहा कि भाई जो आपने जो ऑर्डर दिया है ना कि भाई 27% सीट्स SC-BC के लिए रिजर्व कर दी जाए, सभी SC-BC के लिए रिजर्व कर दी जाए, तो ये सही नहीं है। इसमें थोड़े से आप चेंजेस लाओ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। चेंजेस क्या लाओ कि भाई जो SC-BC, सारे SC-BC को आपने 27% का जो वो दे दिया गया है ना, कि भाई सारे जितने भी SC-BC हैं, जो भी सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको 27% सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब रिजर्व कर दी जाएंगी। तो ये सभी के लिए मत करो, हर एक SC-BC के लिए मत करो, उन्हीं SC-BC के लिए करो जो कि मतलब कि जिनके पास पैसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखो ऐसे भी SC-BC हो सकते हैं, ऐसे भी SC-BC हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कमाते हो, क्या पता वो एक महीने में 1 लाख कमाते हो, तो क्या उन्हें रिजर्व्ड वाले सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उनके लिए नहीं करो। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए कहा गया कि भाई जो ओरिजिनल ऑर्डर है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, गवर्नमेंट से कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इट से दैट वेल टू डू पर्सन्स अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो वेल टू डू पर्सन्स हैं, मतलब जो खुद का अच्छे से सब कमा पा रहे हैं, हर एक चीज़ अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं, पैसा अच्छा खासा है उनके पास, तो उनको ये जो बैकवर्ड क्लासेस जो SC-BC हैं अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन तब भी उन्हें 27% सीट्स का वो मिलेगा, तो ये नहीं मिलना चाहिए उन्हें। ये 27% सीट्स केवल उन्हीं SC-BC को दो जो कि जो मतलब कि जो अच्छे से कमा नहीं पा रहे हैं, मतलब कि वैसे वाली कंडीशंस में हो, जो सही नहीं हो, तो उनके लिए कहा गया कि भाई जो भी वैसे लोग हैं केवल उनके लिए रिजर्वेशन रखो, उन SC-BC के लिए मत रखो जो कि वेल टू डू पर्सन्स हैं, मतलब कि सब अच्छा खासा उनका चल रहा है, तो उन बैकवर्ड क्लासेस को एक्सक्लूड करो इस बेनिफिट को लेने से। तो अकॉर्डिंगली अब इसी के अकॉर्डिंग कि भाई हमें एक्सक्लूड करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग तो द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन 8 सितंबर 1993। अब इसी के अकॉर्डिंग कि भाई अब हमें ओरिजिनल ऑर्डर को तो चेंज करना था, तो इसीलिए क्या हुआ 1993 को, जो 1990 को बना था ना ऑर्डर, उसी को 1993 में उसमें सुधार करके उस ओरिजिनल ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करके कि भाई कि उन SC-BC को जो कि
थोड़े से मतलब कि वैसे हैं जो खुद की अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, काफ़ी गरीब हैं, तो केवल उनके लिए क्या करा जाएगा, उनके लिए केवल सीट्स रिजर्व करी जाएंगी। तो उसी के हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ जो पर्सनल थे और जो ट्रेनिंग थे उन्होंने दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम मतलब कि दूसरा गवर्नमेंट का ऑर्डर दिया। ऑफिस मेमोरेंडम तो आप समझ ही गए होंगे अब तक। तो दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम दिया 8 सितंबर 1993 को। द डिस्प्यूट डस केम टू एन एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस देन। उसके बाद क्या हुआ, 1993 को दूसरा ऑर्डर दिया गया कि भाई अब वो नहीं लोग रहेंगे, वैसे SCBC नहीं होंगे जो कि वेल टू डू हैं, मतलब अपना काम वाम सब अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है ये। तो जब ये SCBC वाला सिस्टम, केवल उन लोगों के SCBC वाला सिस्टम जब हो गया 1993 तक, तो जो जितना भी डिस्प्यूट था, जितना भी विवाद चल रहा था ना इस चीज़, तो मतलब SCBC वाले इस लॉ के लिए, इस डिसीजन के लिए जितना भी विवाद चल रहा था ना, ये सब अब एंड पे आ गया। और ये जो पॉलिसी थी ना, ये सबने फॉलो की, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ही वैसी पॉलिसी थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब वेल टू डू पॉलिसी थी, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चली थी, ठीक है। तो अब आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि मतलब कि पूरा एक चेन बना हुआ था कैसे। अब प्राइम मिनिस्टर का भी इसमें रोल था, प्रेसिडेंट का भी रोल था, बाकी जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो सबका रोल था। उसके बाद तब आया जॉइंट सेक्रेटरी के पास, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल के पास, ठीक है। तो ये सारा एक पूरा चेन बन के गया, इतनी ईजिली नहीं होता, ठीक है। तो अब हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे हमने कहाँ तक कवर कर लिया, पूरा डिसीजन मेकर्स काफ़ी बड़ा टॉपिक था जिसको हमने कवर कर लिया था, बहुत ईजी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ लेंगे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।